most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, कल के टॉपिक में हमने ग्लाइऑक्सिसोम के टॉपिक को डिस्कस किया था कल के लेक्चर में. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हमने दो ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है डिटेल से, उनके एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑर्गेनेली है वैक्यूल्स और दूसरे नंबर पे हमने साइटोस्केलेटन को डिस्कस करना है. ये वैक्यूल्स की जो ऑर्गेनेली है ये हम 9th 10th में इसकी डिटेल्स को पढ़ते आ रहे हैं. यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो वैसे जनरली स्टूडेंट को पता होती हैं. आपने ध्यान से इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सुनना है और उनको फिर याद करना है. स्टार्ट करते हैं वैक्यूल को. वैक्यूल्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर स्ट्रक्चर में होते हैं और न्यूक्लियस के साइड पे एक पेरिफेरल साइड पे सेल मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल्स एनिमल्स के अंदर. जबकि प्लांट्स में हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अंदर ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है न्यूक्लियस का वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है और मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. पहली बात जो इस टॉपिक में हमने पढ़ी वो ये कि वैक्यूल्स प्लांट्स में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल पॉइंट को इन्होंने घेरा होता है और लार्ज इन साइज होते हैं. जहाँ पे न्यूक्लियस को होना चाहिए सेल के अंदर वहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ये चीज़ हम बार बार बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं. ये पहली बात थी इसमें कि वैक्यूल्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड प्रेजेंट इन लार्ज साइज इन प्लांट सेल्स. वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैंने लिखा है, हम इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी. एक तो ये बात कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है वैक्यूल की. सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है. बनती कैसे है, वैक्यूल बनता कैसे है प्लांट्स के अंदर. एक लफ्ज लिखा है कोएलिसेंस. कोएलिसेंस हमारी बुक में ये लफ्ज लिखा हुआ है. कोएलिसेंस of smaller vacuoles. Smaller vacuoles combine to form a large vacuole in plants. उसकी growing age में plant की growing age के अंदर smaller vacuoles coalescence करके large vacuole को बनाते हैं plants के अंदर. तो इस तरह एक vacuole large size का बनता है plants में जो coalescence of smaller vacuoles से बनता है. Smaller vacuoles मिलते हैं तो एक large vacuole को बनाते हैं. Next point है कि expanding plant cell. प्लांट सेल को एक्सपेंड करते हैं क्योंकि लार्ज इन साइज है. अपने साइज के बड़े होने की वजह से ये प्लांट सेल को एक्सपेंड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं. एक्सपेंडिंग प्लांट सेल से मुराद ये है कि सेंट्रल स्ट्रक्चर को ये सेंट्रल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और जो बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये पेरिफेरल साइड पे धकेलते हैं. ये बात मैंने क्या की है कि जब वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होगा और लार्ज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो बाकी जो सेल के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको उन पे प्रेशर पड़ता है, वो सेल मेम्ब्रेन की जानिब मूव करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जानिब धकेले जाते हैं. ये बात इसमें ये पॉइंट है बस इस वैक्यूल के टॉपिक में ये समझने वाला थोड़ा सा कि प्रेजेंट होने की वजह से वैक्यूल के दरमियान में बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स पेरिफेरल साइड पे मूव करते हैं, सेल मेम्ब्रेन वाली साइड पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड करता है, वो बढ़ता है, बढ़ने की जानिब जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन प्लांट्स. लास्ट पे सेकंड लास्ट पे ये बात करते हैं हम कि वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है. सेल प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, फूड, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये कहाँ पे स्टोर होती हैं. मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, सेल प्रोडक्ट्स, फूड पार्टिकल्स, ये हर चीज़ को स्टोरेज का काम जो करता है वो कौन करता है, वैक्यूल करता है. वैक्यूल स्टोरेज का काम करता है इन दो तीन चीज़ों का. सेल मेटाबॉलिक्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, फूड पार्टिकल्स एंड सेलुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल. लास्ट में हम पढ़ते हैं कि टर्जिडिटी का एक इफेक्ट है जो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल. इस वजह से इस टर्जिडिटी के इफेक्ट से हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा इस टर्जिडिटी की फिनोमिना को. तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल की शेप मेंटेन रहती है. टर्जिड का मतलब होता है कि स्वोलन पार्ट, फूल के रहना, थोड़ा सा फूली हुई शेप में रहना, इसको कहते हैं टर्जिड होना. थोड़ा सा सख्त होना, थोड़ा सा फूला होना. तो ये जो शेप सेल को प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर वो भी कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है. और इस इफेक्ट की वजह से लीव्स और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं
ग्रोइंग प्लांट उनकी शेप्स मेंटेन रहती हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट जिसको हम टर्जिडिटी का नाम देते हैं, जो वैक्यूल्स की वजह से होता है। इस वजह से प्लांट के अंदर लीव्स और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यंग प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनकी शेप मेंटेन रहती है, लीव्स की शेप मेंटेन रहती है इस टर्जिडिटी के इफेक्ट से, क्योंकि वैक्यूल है जो सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है, उसको स्वोलन रखे हुए है, उसको मेंटेन रखे हुए है, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज हो रही है सेल प्रोडक्ट्स की, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की और फूड पार्टिकल्स की। तो ये था हमारा टॉपिक वैक्यूल्स का। इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं साइटोस्केलेटन को। कुछ नाम पे अगर आप गौर करें इस टॉपिक में कि साइटोप्लाज्म का जिक्र हो रहा है, ये जो साइटो लफ्ज है ये साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है, और साइटोस्केलेटन मींस कि पूरे साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को उसकी बनावट है वो कैसे है, वो हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। इसका मतलब ये है साइटोस्केलेटन का कि साइटोप्लाज्म का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ है। अब इसके अंदर किस चीज का जिक्र है कि सबसे पहली बात हमें की गई है कि साइटोस्केलेटल फैब्रिक के पूरा जो एक जाल है, एक फैब्रिक, हमें एक आइडिया मिलता है फैब्रिक के लफ्ज से, जैसे वो कपड़े का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह पूरा एक जो जाल नुमा स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का जो सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइटोस्केलेटल फैब्रिक कहते हैं, वो बनता किससे है? साइटोस्केलेटल फैब्रिक बनता है तीन चीजों से। वो तीन चीजें कौन सी हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इन तीन चीजों से पूरी साइटोस्केलेटल फैब्रिक बनती है। किनसे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन चीजें हैं जो इस पूरे टॉपिक की मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये तीनों चीजें। इन तीनों चीजों का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने समझना है, बस ये इस टोटल टॉपिक में यही है साइटोस्केलेटन के। ये बहुत अहम टॉपिक है, आपने जरा ध्यान से अब इसके अंदर चीजों को समझना है, बहुत सिंपल है। ये जो तीनों चीजें हैं जिनका हमने नाम लिया, जो पूरे साइटोप्लाज्म के उसकी स्ट्रक्चर को बना रही हैं, ये तीनों चीजें किससे बनती हैं? ये तीनों चीजें कुछ प्रोटीन से मिलकर बनती हैं। उन प्रोटीन्स का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और कुछ और प्रोटीन्स जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेन है वो ये है ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ये तीन चार प्रोटीन्स हैं जो मेनली हमें बताए गए हैं, जो इन तीन चीजों को बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर को बना रही है। वो कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीन चीजें हैं जिसको ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। अब बारी बारी हम इनकी शेप और इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। आपने ध्यान से सुनना है। एक से दो फंक्शंस हैं और इनकी कुछ शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मैंने लिखा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग इन शेप है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है। लॉन्ग इन शेप, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ये हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात पढ़ी कि इनकी ये तीन खुसूसियात हैं। लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम इनका थोड़ा सा फंक्शन पढ़ते हैं। और ये बनते किससे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ये इसकी इनकी कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब इसका फंक्शन क्या है? इसके दो फंक्शंस हैं टोटल। पहला फंक्शन कि इसके मिलने से, इसके असेंबल होने से कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलिज बनती हैं। कुछ स्पेशल ऑर्गेनेलिज बनती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जब असेंबल होते हैं, जब मिलते हैं, जुड़ते हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं? स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज, सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मिलते हैं, असेंबल होते हैं, तो तीन चार स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्गेनेलिज को बनाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। ये तीन चार ऑर्गेनेलिज हैं जिनको बना रहे हैं। दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन हमने पढ़ लिया कि स्पेशल ऑर्गेनेलिज बनती हैं जब ये असेंबल होते हैं। और दूसरा फंक्शन कि स्पिंडल फाइबर्स का माइटोसिस के दौरान असेंबल और डिसअसेंबल होना, उसमें किसका किरदार है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि माइक्रोट्यूब्यूल स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज को बनाता है। वो कौन कौन सी हैं? सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। और दूसरे नंबर पे स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल्स
के स्ट्रक्चर्स का असेंबल और डिसअसेंबल होना, जुड़ना और अलग होना माइटोसिस के दौरान, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस के दौरान स्पिंडल स्ट्रक्चर्स का असेंबल और डिसअसेंबल होना, उसमें भी किसका मेन किरदार है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बस इसके ये दो फंक्शन है और इसका ये स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। फिलामेंट्स का जो लफ्ज है इसका वैसे अगर हम मानी जानना चाहें तो धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये मोर सिलेंड्रिकल इन शेप है, ज्यादा सिलेंड्रिकल इन शेप है, एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इंटरनल जो फेस होता है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, उसके साथ माइक्रोफिलामेंट्स अटैच होते हैं और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की अमीबॉइड और साइक्लॉइड मूवमेंट का जिम्मेदार कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट्स। यानी सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है, ये जो धागा नुमा फिलामेंट, धागा नुमा स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर मूवमेंट का जिम्मेदार होता है, मोर सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अंदरूनी तौर पे अटैच होता है कौन? माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये थी इसकी टोटल खसूसियात और इसका फंक्शन कि साइक्लॉइड और अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का जिम्मेदार माइक्रोफिलामेंट्स होता है, इंटरनल साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, माइक्रोफिलामेंट्स और एक्टिन प्रोटीन से बनता है। लास्ट पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ये स्ट्रक्चर है जिसका डायामीटर है इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का इंटरमीडिएट डायमीटर का जो स्ट्रक्चर है, यानी इन दोनों के दरमियान में इसका साइज है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर? ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं और सेल के कंपार्टमेंट्स जो होते हैं उनकी इंटीग्रेशन में काम आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेल कंपार्टमेंट्स, उन सेल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको अलग अलग करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का किरदार होता है और सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। डायमीटर इनका होता है इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। एक एक इनका फंक्शन था और थोड़ी बहुत इनकी हमें शेप के बारे में बताया गया है, प्रोटीन्स के बारे में बताया गया किन किन प्रोटीन से मिलकर ये बनते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको एक दफ़ा स्टडी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।